एक काला कमरा और यहीं से कहानी शुरू होती है। किम की रजाई धीरे धीरे हटती है, उसकी नाइट ड्रेस भी सरकने लगती है। किम के हल्के धसे हुए लाल होंठ देखकर साफ पता चलता है कि ये दरिंदा भी बड़ा सलीकेदार है। जब किम खुद को खोने ही वाली होती है तभी आइरिस दौड़ती हुई उसके कमरे में पहुंचती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पोती पहले ही राक्षस द्वारा अपवित्र की जा चुकी थी। गहरे पछतावे के साथ आइरिस एक फैसला करती है। वो खुद को बलि देने का निश्चय करती है ताकि अपनी पोती को बचाया जा सके। हाथ में क्यान कुन बागुआ पकड़े आइरिस उस तहखाने में जाती है जहां वो दानव छिपा है। बिना किसी डर के वो उस छोटे कमरे में प्रवेश कर जाती है। किम अपनी दादी को दोष नहीं देती, बल्कि उनके पीछे पीछे तहखाने तक चली आती है। आइरिस को न देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो उसी छोटे कमरे में गई है। बचपन से ही दादी उसे चेतावनी देती आई थी कि उस कमरे में कभी नहीं जाना। आज आखिरकार उसे अंदर झांकने का बहाना मिल गया। किम बिना हिचक दरवाजा खोल देती है। अंदर बहुत अंधेरा था। खानदानी दानव दर्पण जमीन पर पड़ा हुआ था, बस दीवार पर बना एक अजीब सा निशान चमक रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस निशान के पीछे से आवाजें आ रही थीं। जिज्ञासावश किम धीरे धीरे पास जाती है और तभी राक्षस के पंजे उसे जकड़ लेते हैं। उसके पास जरा भी प्रतिरोध की ताकत नहीं बचती। कुछ ही पलों में उसे एक अज्ञात दुनिया में घसीट लिया जाता है। लेकिन वो आइरिस की वंशज है। आखिरी पल में वो एक ताबीज पकड़ लेती है। ताबीज के साथ भीतर गई किम को तुरंत बाहर उगल दिया जाता है। आजाद होते ही वो भागकर कमरे से निकल आती है। खानदानी ताबीज खुद ही दरवाजे से चिपक जाता है, मानो लंबे युद्ध के लिए तैयार हो। हालांकि किम बच निकली, लेकिन उसने दानव को क्रोधित कर दिया। दानव दर्पण होने के बावजूद उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। 2.5 साल बाद वो घर बेहद सस्ते दाम पर बिकने लगा। दलाल की मदद से पॉल और उसकी पत्नी बाकी खरीदारों को पछाड़ देते हैं। इतने कम दाम में फर्नीचर सहित बंगला मिल जाने पर दोनों खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। आखिरकार उनका अपना आशियाना बन गया। दोनों खुशी से पागल हो उठते हैं। वो तय करते हैं कि घर के हर कोने में अपने प्यार की निशानी छोड़ेंगे। लेकिन तभी कमरे में खटखटाने की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते हुए पॉल तहखाने तक पहुंच जाता है। वहां उन्हें एक घूरती नजरों वाला आदमी मिलता है। वो खुद को इलेक्ट्रीशियन बताता है। कहता है कि हीटर पहले फट गया था, इसीलिए एजेंट ने उसे मरम्मत के लिए बुलाया है। उसकी बात सुनकर दंपत्ति शालीनता दिखाते हैं। बस जेनी को असहज लगता है, क्योंकि वो आदमी उसे घूर रहा था। जांच के बाद पता चलता है कि पाइप एक बंद कमरे तक जाता है, लेकिन उस कमरे की चाबी उनके पास नहीं थी। इलेक्ट्रीशियन कहता है सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जेनी के जाते ही वो दरवाजे पर हथौड़ा मारने लगता है। इसी दौरान दानव दर्पण नीचे गिर जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। दरवाजा नहीं खुलता, तभी पीछे से दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो बिना सोचे अंदर चला जाता है। दर्पण अलमारी के नीचे लात मारकर फेंक दिया जाता है। सील टूटा और यहाँ दानव आजाद हो गया। अगले ही पल दरवाजा बंद। अब भागना नामुमकिन था। वो चीखता है, दरवाजा पीटता है, लेकिन ऊपर से गिरा हुआ बकरे का सिर उसके सिर पर लग जाता है। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुलता है और दानव हमला कर देता है। उसके लिए कोई स्त्री पुरुष नहीं होता। इलेक्ट्रीशियन का अंजाम आप समझ ही सकते हैं। जब वो ऊपर नहीं आता, पॉल नीचे जाता है। खाली तहखाना देखकर वो खुश हो जाता है। अब कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। दोनों तैयारी कर